नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। गृह मंत्री अमित शाह की फिर बिगड़ी तबीयत, एम्स में भर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गत 2 अगस्त को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद से उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही है। आज फिर अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि शनिवार रात 11 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स में दोबारा भर्ती कराया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते उन्हें शनिवार देर रात में ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती किया गया। एम्स सूत्रों के मुताबिक अमित शाह को सीएन टॉवर में रखा गया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी में जुटी है। उनकी हालत स्थिर बताई गई है। तीसरी बार हुए अस्पताल में भर्ती। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद अमित शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज कराया था। कोरोना निगेटिव आने के उन्हें 14 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। 18 अगस्त को अमित शाह को थकान और शरीर में दर्द की शिकायत होने पर फिर एम्स में एडमिट कराया गया था। इसके बाद 31 अगस्त को वह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए थे। अब दोबारा 12 सितंबर को रात 11 बजे उन्हें फिर से एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीन की ओर से भारत को फिर से एक बड़ी धमकी। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को फिर दी धमकी। जानिए इस बार क्या कहा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा लय पर भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मास्को में 5 सूत्रीय समझौते भी हो चुके हैं। लेकिन चीन का भूपो अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है। पिछले 2 दिनों से सीमा पर खामोशी है, लेकिन इस बीच ग्लोबल टाइम्स का एक बयान सामने आया है। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा है कि मास्को बातचीत से हालात ठंडे हुए हैं, लेकिन लड़ाई अभी लंबी चलेगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच का गतिरोध बहुत लंबा चलने वाला है और चीनियों को धैर्य रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब जिनपिंग सरकार अपने सरकारी अखबार के जरिए भारत को धमकी दी हो। जब से लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने है, तब से ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत को पैंगोंग त्सो से अविलंब अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो चीनी सैनिक ठंड के मौसम में भी वहां से नहीं हटेंगे। चीनी अखबार के मुताबिक भारतीय सैनिकों का सैन्य तंत्र काफी कमजोर है। कोरोना वायरस के कारण या ठंड की वजह से कई सैनिक मारे जाएंगे। अगर जंग होती है तो भारतीय सैनिकों को चीनी सेना तुरंत हरा देगी। भारत की जंग की इच्छा पूरी करेंगे हम। चीनी मीडिया ने कहा कि अगर भारत शांति चाहता है तो भारत और चीन दोनों को 7 नवंबर 1959 की एलएसी बरकरार रखना होगा। लेकिन अगर भारत को युद्ध की इच्छा है तो चीन उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देगा। फिर देखेंगे कि कौन सा देश किसको मात देता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना मरीजों के लिए बड़ा ऐलान। कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया 15 पॉइंट प्रोटोकॉल, योग करने और च्यवनप्राश खाने की सलाह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को पोस्ट कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है। प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना के मरीज ठीक होने के बाद जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन कर अपना हेल्थ सही रख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक कोरोना के मरीजों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा पीने के लिए गर्म पानी अधिक से अधिक का प्रयोग करें। प्रोटोकॉल में आगे कहा गया है कि मरीज आयुष मंत्रालय द्वारा जारी नियमों का पालन करें। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों से भी आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि वायरल बीमारी से पीड़ित मरीजों को बिस्तर देने इनकार नहीं किया जाए और उनकी उचित देखभाल हो। प्रोटोकॉल में ये नियम। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना मरीजों को च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। मरीजों को इसके साथ ही आयुष कवच का प्रयोग भी करना चाहिए। एडवाइजरी में प्राणायाम और मेडिटेशन का भी सलाह दिया गया है। वहीं कोरोना मरीजों को स्मोकिंग न करने की नसीहत भी दी गई है। मरीजों को मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिएं। आयुष मंत्रालय के द्वारा बताई गई इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं का भी सेवन करें। घर पर या ऑफिस के काम धीरे धीरे ही शुरू करें। पर्याप्त नींद लें और आराम करें। रोजाना योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करें। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। टॉप 10 में शामिल रिल, टीसीएस, एचयूएल और इन्फोसिस के मार्केट कैप में एक हफ्ते में 3 लाख करोड़ का इजाफा। सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में से 4 के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में बीते सप्ताह 3,01,847.99 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया।
समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 2,51,067.2 करोड़ रुपये बढ़कर 15,68,015.09 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर चमक में रहे। इस तरह की खबरें आई हैं कि रिलायंस ने अपनी खुदरा इकाई की 40% हिस्सेदारी अमेजन कॉम को $20 अरब में बेचने की पेशकश की है। हालांकि कंपनी ने इन खबरों को अटकलबाजी करार दिया है। इससे पहले बुधवार को कंपनी ने घोषणा की कि अमेरिकी की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स रिलायंस की खुदरा इकाई में 1.75% हिस्सेदारी 7,500 करोड़ रुपये में खरीदेगी। सप्ताह के दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस के बाजार पूंजीकरण में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी का बाजार मूल्यांकन सामूहिक रूप से 54,801.02 करोड़ रुपये घट गया। समीक्षाधीन सप्ताह में टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 31,501.27 करोड़ रुपये बढ़कर 8,90,703.56 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एमपी उपचुनाव, बीजेपी और कांग्रेस की झंडा पॉलिटिक्स शुरू, दोनों पार्टियां ऐसे दिखाएंगी ताकत। प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी दलों, पॉलिटिकल पार्टीज ने ताकत दिखानी शुरू कर दी है। सियासी दलों ने चुनावी दंगल में एक दूसरे को चुनौती देने की शुरुआत के बाद अब पार्टी के झंडा को लेकर पॉलिटिक्स तेज कर दी है। बीजेपी ने उपचुनाव वाली सीटों पर हर घर में भाजपा का झंडा लगाने की तैयारी की है। इसमें सिंधिया समर्थकों के घर पर भी पार्टी का झंडा फहराकर पार्टी की ताकत दिखाने की योजना बनाई गई है। बीजेपी 27 सितंबर को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में हर घर में पार्टी का झंडा लगाने का काम करेगी। इसके लिए उपचुनाव के प्रभारी और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पार्टी ने जारी निर्देशों में कहा कि हर घर में भाजपा का भगवा रंग चढ़ाने के लिए कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ जुड़ जाएं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में 27 सितंबर को हर घर में भाजपा का झंडा लगाने का काम होगा। पार्टी का फोकस 27 सितंबर को 27 विधानसभा सीटों में हर घर को भाजपा में बनाने का होगा। इस अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं समेत सांसद और विधायक भी जुटेंगे। नेपाल में भारी बारिश से हुआ बहुत बड़ा नुकसान। नेपाल के सिंधुपाल चौक में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, 12 लोग लापता। नेपाल में इन दिनों भारी बारिश के कारण लोगों काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शनिवार रात को यहां हुई भारी बारिश के कारण लोगों के लापता होने की खबर है। यहां कल रात सिंधुपाल चौक जिले में भारी बारिश के बाद 18 घरों के पास भूस्खलन होने से 12 लोग लापता हो गए हैं। लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। नेपाल में पिछले दिनों कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद आई बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ था। नेपाल के बागलंग में हुई भारी बारिश की वजह से इलाके में बाढ़ और भूस्खलन की घटना सामने आई थी। घटना में कम से कम 2 लोगों की मौत होने की खबर थी। साथ ही अब तक 8 लोग लापता हो गए थे। शिवसेना के निशाने बने अक्षय कुमार। कंगना के बाद शिवसेना के नए निशाना बने अक्षय कुमार। मुंबई के अपमान पर चुप रहने का लगाया आरोप। शिवसेना नेता संजय राउत ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच चल रहे विवाद में अब अभिनेता अक्षय कुमार को भी घसीटना शुरू कर दिया है। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखते हुए कहा कि कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस की तुलना बाबर से की, शहर की तुलना पीओके से कर दी, मगर बॉलीवुड के दूसरे किसी अभिनेता ने इस बात का खंडन नहीं किया। वह सब मुंबई के अपमान पर चुप रहे। उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार का नाम लेकर कहा कि वह भी चुप रहे। संजय राउत ने कहा है कि कंगना ने मुंबई का अपमान किया तो कम से कम आधे फिल्मी जगत को आगे आकर कहना चाहिए था कि यह कंगना के विचार हैं, न कि पूरे फिल्म जगत के। वहीं राउत ने अभिनेता अक्षय कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि मुंबई ने अक्षय कुमार को काफी कुछ दिया है। इस सपनों के शहर के अपमान पर वह भी चुप रहे। उन्हें तो कम से कम कुछ बोलना चाहिए था। वह कहते हैं वह बड़े अभिनेता, उनका आगे आना जरूरी था। चलिए नजर डालें कोरोना आंकड़ों की ओर। देश में 24 घंटे में फिर कोरोना के 90,000 से ज्यादा नए केस, 1114 लोगों की गई जान, कुल संक्रमित 47 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन 90,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। एक बार फिर देश में कोरोना संक्रमण के 90,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94,372 सामने आए हैं और 1,114 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47 लाख के पार पहुंच गई है। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,54,357 हो गई है। इनमें 9,73,175 मामले सक्रिय हैं। वहीं 37,02,596 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर देश में अब तक 78,586 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 10,37,765 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 2,79,768 मामले सक्रिय हैं।
अब तक 7,28,512 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 29,115 लोगों की मौत हो चुकी है। सुशांत केस में हत्थे चढ़ा ड्रग डीलर। रिया चक्रवर्ती ड्रग केस, एनसीबी के हत्थे चढ़ा ड्रग डीलर केज एक खोलेगा बॉलीवुड कनेक्शन का राज। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने शनिवार को मुंबई और गोवा के 7 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान एनसीबी को ड्रग्स की खुदरा खरीद फरोख्त करने वाले 7 व्यक्तियों के बारे में पता चला है। इनमें कुछ को हिरासत में लिया गया, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। रिया और शौविक से पूछताछ के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जल्द ही एनसीबी इनसे पूछताछ कर सकती है। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए अनुज केशवानी और अन्य लोगों से मिली जानकारी के आधार पर शुक्रवार रात 7 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई, जिसमें एनसीबी को पवई से बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप मिली। छापों के दौरान एनसीबी ने करमजीत उर्फ के जे नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की खुदरा खरीद फरोख्त करता रहा है। के जे का नाम शौविक से पूछताछ के दौरान भी सामने आया था। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी एक बड़ी व महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी आज पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहा है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ की ओर से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने एक बयान में कहा कि 3 प्रमुख परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना के तहत दुर्गापुर बांका खंड और 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं। इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का हिस्सा है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में आधारशिला रखी थी। यह खंड मौजूदा 679 किलोमीटर लंबी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के तहत बिहार के बांका में नए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र तक विस्तार है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।